नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान भूगोल में पेपर नंबर 28 है और अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति या हम बात करें राजस्थान के वनों से संबंधित और उसमें कुछ दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि लगभग आने वाली जो एग्ज़ाम है उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं और पीछे की एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन इनमें से पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे साका खड़ाना क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है साका खड़ाना? क्या है ये? वीरता से लड़ते हुए मृत्यु, विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया बलिदान, सामूहिक पशुओं की मृत्यु, उपयुक्त में से कोई नहीं। साका खड़ाना दोस्तों क्या है? आप सभी को, जैसे मैंने मेरे पिछले पेपर में आपको बताया था, 1730 ईस्वी में अभय सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? अभय सिंह के द्वारा उन्हें एक आदेश दिया और जोधपुर के खेजड़ली ग्राम से वृक्ष काटने के लिए। तो उस समय अमृता देवी विश्नोई के साथ जो लगभग 363 महिला, पुरुष और बच्चों ने वनों की रक्षा करते हुए जो अपने प्राणों को की आहुति दी, उसी को ही कहा जाता है, उसी घटना को क्या कहा जाता है? साका खड़ाना कहा जाता है। मतलब विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया बलिदान, किसकी रक्षा करते हुए? वृक्षों की रक्षा करते हुए। वृक्षों की रक्षा, ये ऑप्शन इस तरह से भी आ सकता है दोस्तों एग्जाम में कि वृक्षों की रक्षा करते हुए विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? साका खड़ान के नाम से जाना जाता है। साका खड़ाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, साका खड़ाना क्या है। क्या दोस्तों आपको पता है कि गिरधर दास, जो अभय सिंह ने जो आदेश दिया था, ये अभय सिंह ने आदेश किसको दिया था? ये गिरधर दास को दिया था। किसको दिया था? गिरधर दास। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं, एग्जाम में देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं कि ये गिरधर दास कौन थे। ठीक है, तो ये गिरधर दास वही थे जिन्होंने 363 महिला पुरुषों की हत्या करने वाले व्यक्ति, जो अभय सिंह के दरबारी थे, ये अभय सिंह के दरबार में ही रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है या सबसे अच्छा पुरस्कार है। तो दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। कौन सा है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1994 में। कब हुई है? 1994 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पहला पुरस्कार किसे दिया गया, या अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, तो पाली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गंगाराम बिश्नोई। क्या नाम था? गंगाराम बिश्नोई। गंगाराम बिश्नोई को ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ यहाँ तैयार हो रहे दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखें कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। ठीक है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये कब हुई है? 1994 में। और अगला क्वेश्चन आ जाए कि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार में पहला पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये कहाँ के निवासी थे? पाली के निवासी थे। व्यक्ति का नाम क्या था? गंगाराम बिश्नोई। ठीक है, तो इस बात का भी दोस्तों आप यहां ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत हुई। ये राजस्थान में धीरे धीरे हो रही खेजड़ी वृक्ष की कमी के कारण, उस कमी को रोकने के लिए या उस खेजड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिए चलाया गया जो कार्यक्रम था वह था ऑपरेशन खेजड़ा। इस ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब होती है? 1991 में। ठीक है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कल आपको एक मरुस्थलीय मरुद्भिद के नाम से मैंने आपको बताया था कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मरुस्थलीय
मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्राकृतिक जो वनस्पति है, उस प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? इसमें उगने वाले चट्टान पर उगने वाले पादपों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चट्टान पर उगने वाले पादपों को शैलोद्भिद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शैलोद्भिद। अगर आ जाए कि समोद्भिद क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि समोद्भिद क्या है, तो दोस्तों इसके संबंध में आप ध्यान रखिए। सामान्य ताप क्या है? सामान्य ताप और आर्द्रता, सामान्य ताप और आर्द्रता वाली भूमि में उगने वाले जो पादप हैं उनको समोद्भिद पादप कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि लवणोद्भिद किसे कहते हैं? तो लवणोद्भिद जो है, जो दलदली भूमि होती है, कैसी भूमि है? दलदली भूमि, जिसको हम ये कह सकते हैं मैग्रोव। क्या कह सकते हैं? मैग्रोव। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जैसे गुजरात का तट और इसी तरह से पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल का जो तट है वहां पर मैग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और उस मैग्रोव प्रकार के जो पादप हैं उनको कहा जाता है लवणोद्भिद। किस नाम से जानते हैं? लवणोद्भिद के नाम से जाना जाता है। मरुद्भिद के संबंध में आपको बता दिया कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली प्राकृतिक जो वनस्पति है उसे क्या कहते हैं? मरुद्भिद के नाम से जाना जाता है। और शैलोद्भिद होता है चट्टानों पर उगने वाले पादप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरित राजस्थान योजना है ये कब प्रारंभ की गई। कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, राजस्थान के इस क्षेत्र में वृक्षों की संख्या बढ़ाने या हरियाली के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सरकार ने कब चलाया था? 2009-10 में। और कब तक चलाने की योजना थी? ये 2013-14 तक चलाने की क्या थी? योजना थी। कि हरित राजस्थान जो कार्यक्रम है, इस हरित राजस्थान कार्यक्रम को 2009-10 में इसे शुरू किया गया और ये कब तक चलाना था? 2013-14 तक इसे चलाने की योजना बनाई गई। ये राज्य में हरियाली बढ़ाने या वृक्षों के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके संबंध में आप और क्वेश्चनों की बात करें तो दोस्तों हरित राजस्थान जो कार्यक्रम है इसकी वैसे शुरुआत अगर जाने तो 18 जून 2009 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शिक्षा संकुल परिसर जयपुर से, कहाँ से? शिक्षा संकुल परिसर जो है, जो कहाँ स्थित है? शिक्षा संकुल परिसर जयपुर से पौधारोपण कर इस हरित राजस्थान कार्यक्रम की क्या करी? शुरुआत करी है। अगर ये इस तरह से ऑप्शन आता है तो 2009 और 10, और अगर ये तिथि के रूप में पूछा जाए तो 18 जून 2009 को। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो शिक्षा संकुल परिसर में मुख्यमंत्री के द्वारा पौधारोपण कर हरित राजस्थान कार्यक्रम की क्या की गई? शुरुआतें की गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान को कितने वानस्पतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? वनस्पति क्षेत्रों में, जैसे भौतिक प्रदेशों में हमने इसे 4 भौतिक प्रदेशों के रूप में विभाजित किया था। इसी तरह जलवायु प्रदेशों के रूप में हमने इसे कितने में? 5 में विभाजित किया था। तो प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्रों के आधार की बात करें तो भी राजस्थान को 4 प्रकार की वनस्पतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वन संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? कि वन संपदा की दृष्टि से संपूर्ण जो भारत है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो संपूर्ण भारत में राजस्थान का 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ठीक है, 9वां स्थान वन संपदा की दृष्टि से संपूर्ण भारत में राजस्थान का स्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रेगिस्तान के सागवान के नाम से जाना जाता है? कि इनमें से कौन से वृक्ष ऐसा है जिसे रेगिस्तान के सागवान के नाम से पहचाना जाता है? तो वह कौन है? रोहिड़ा है। ठीक है, रोहिड़ा का फूल जो है वो राज्य पुष्प के रूप में, इसके रूप में राज्य पुष्प के रूप में इसे मान्यता मिली है और रेगिस्तान के सागवान के नाम से भी किसे जाना जाता है? रोहिड़े वृक्ष को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केवड़े के वृक्षों हेतु प्रसिद्ध किरोड़ी नामक स्थान किस जिले में स्थित है? केवड़े के जो सुगंधित पौधा जो है, हम ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण पौधा जो है, ये केवड़े के वृक्षों हेतु प्रसिद्ध किरोड़ी स्थान कहाँ है? तो ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वनों की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है? देखिए यहाँ क्षेत्र में विभाजित किया है।
जैसे इस तरह से राजस्थान के मानचित्र की हम बात करें और इसमें ही हम क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं कि वास्तव में कौन सा क्षेत्र है जो वृक्षों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। वर्षा की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। और राज्य की प्राकृतिक वनस्पति है वो भी किस पर निर्भर कर रही है, वर्षा की मात्रा पर निर्भर कर रही है। जितनी अधिक वर्षा है उन्हीं क्षेत्रों में वनस्पति की सघनता ज्यादा होगी और जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम है उन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति की सघनता बहुत ही कम होगी। यहाँ पिछड़ा हुआ कुछ है, इसका मतलब प्राकृतिक वनस्पति की जहाँ सघनता कम है, तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान में वर्षा अच्छी होती है, दक्षिण राजस्थान में वर्षा अच्छी होती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में वर्षा अच्छी होती है। किसकी बजाय ये पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये पश्चिम का जो राजस्थान है, इस पश्चिम के राजस्थान की बजाय ये जो पश्चिम का क्षेत्र है इसकी बजाय इन सभी ऑप्शनों में अच्छी वर्षा होती है। इसी वजह से यहाँ प्राकृतिक वनस्पति भी क्या है, अधिक सघनता वाली है। लेकिन ये जो क्षेत्र है इसमें प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, कम होती है। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान का सम जो है ये वनस्पति विहीन क्षेत्र, सम गांव जो है ये वनस्पति विहीन क्षेत्र है। वहां पर पर्यटक सम के धोरे, रेतीले जो धोरे हैं उनको देखने आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का वह क्षेत्र जो वनों की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है वह कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान, जो वनों की दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। दोस्तों ये आपके सामने कुछ वनों के प्रकार दिए हुए हैं, ये सभी प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से ये देखना है कि इनमें से सर्वाधिक वनों के क्षेत्र, मतलब ज्यादा वनों का विस्तार, कौन से वनों का विस्तार यहाँ पर ज्यादा है। तो दोस्तों अर्ध शुष्क प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है, अर्ध शुष्क प्रकार के जो वन है वो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि निम्न में से या राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो राज्य के सर्वाधिक भूभाग पर अर्ध शुष्क प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, यह ज्यादा भूभाग पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा वन मंडल सबसे बड़ा है। वन मंडल, अगर वन मंडलों की बात करें तो राजस्थान को कुछ वन मंडलों में विभाजित किया गया है। यहाँ पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा वन मंडल सबसे बड़ा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर जो वन मंडल है वो सबसे बड़ा है। अगर आ जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल कि निम्न में से कौन से वन मंडल में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, कौन से वन मंडल में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो वह उदयपुर वन मंडल है। वह कौन सा है, उदयपुर वन मंडल, यानी सर्वाधिक वन तो पाए जाते हैं उदयपुर वन मंडल में। और इसी के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वन मंडल है वह कौन सा है, जोधपुर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है। यहाँ जिले का संबंध पूछा गया है। पहले आप ध्यान रखें लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है। तो पश्चिम का जो मरुस्थल है जहाँ प्राचीन समय में एक सरस्वती द्वादशी नाम की जो नदी प्रवाहित होती थी उसका जो पेटा है, उसका जो बहाव क्षेत्र था, उस बहाव क्षेत्र में एक मीठे पानी का जल का स्रोत जिसे हम चंदन नलकूप के नाम से जानते हैं। और उसी क्षेत्र में उस लाठी सीरीज क्षेत्र में ही एक घास पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सेवण घास, जो पौष्टिक है और महत्वपूर्ण होती है पशुओं के लिए। मीठी घास होती है सेवण घास, ठीक है। तो ये उस लाठी सीरीज क्षेत्र में ही पाई जाती है। यहाँ पूछा गया है कि लाठी सीरीज क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है। दोस्तों लाठी सीरीज है वो कहाँ स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। दोस्तों अगला पूछा गया है कठपुतली निर्माण में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखिए कठपुतली नृत्य आपने देखा होगा, बहुत से खेल ऐसे होते हैं जिसमें कठपुतलियां बनी होती है। ये कठपुतलियां कौन सी वृक्ष की लकड़ी से बनी होती है कि ये जो तेंदू, आंवला, खेजड़ी या आड़ू जो है इनमें से कौन सी वृक्ष की लकड़ी से कठपुतली का निर्माण होता है। तो वह कौन है, वह आड़ू नामक जो वृक्ष है उससे कठपुतली जो है वो बनाई जाती है। आपने देखा होगा तेंदू जो है उससे बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बीड़ी। उत्तरी पूर्वी का जो राजस्थान है, सवाईमाधोपुर करौली के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर तेंदू के वृक्षों की बहुतायत होती है और वहाँ इसको
बीड़ी बनाने के काम में, उनके पत्तों को बीड़ी बनाने के काम में लिया जाता है। आड़ू जो है उससे बनता है कठपुतली। क्या बनाई जाती है? कठपुतली निर्माण में इसकी लकड़ी को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओरण क्या है? देखिए ऐसे शब्दावली वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछ जा चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है कि ओरण क्या है। क्या एक प्रकार का अनाज है, किसी झील का नमक क्षेत्र है, या मंदिर तथा धार्मिक स्थलों के आसपास वन क्षेत्र है, या वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम? तो दोस्तों ओरण जो है, ये ओरण क्या है? ये मंदिर तथा धार्मिक स्थलों के आसपास के जो वन क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ओरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये वन काटना अपराध है या वन काटने पर इस पर रोक है। ओरण के वनों को नहीं काटा जा सकता क्योंकि ये मंदिर और धार्मिक स्थलों के आसपास के वन होते हैं या उनके आसपास है, और वहाँ धार्मिक रूप से वन काटना क्या होता है? निषेध होता है। ये वनों को यहाँ काटने की कोई अनुमति नहीं होती। उनको क्या कहा जाता है? ओरण के नाम से जाना जाता है। तो ओरण है मंदिर तथा धार्मिक स्थलों के पास वन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है सेम क्या है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आरएस के एग्जाम में पूछा चुका है। इसके बाद कई एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, सेम क्या है। तो दोस्तों देखिए कि राज्य के ऐसे क्षेत्र हैं जहां नहरों के द्वारा बहते हुए जल से सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? बहते हुए जल से सिंचाई। जब सिंचाई बहुत अधिक होती है तो जैसे ये खेत है और उसमें नहरों के द्वारा बहते हुए जल से सिंचाई होती है, तो उसमें बार बार अत्यधिक सिंचाई होने के कारण भूमि की अंतःस्पंदन की दर समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि भूमि के भूमिगत रूप से जल है वो प्रवेश नहीं कर पाता। भूमि के अंदर जल प्रवेश नहीं करने के कारण ये जल खेतों में लंबे समय तक भरा हुआ रह जाता है। मतलब लंबे समय तक खेतों में भरा रहता है और धीरे धीरे ये भूमि के अंदर नहीं जाकर वाष्प बनकर उड़ता है। तो ऐसे में समय लगता है। ठीक है, सूखने के बाद ये भूमि क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। सूखने के बाद ये भूमि क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। ऐसी जो भूमि होती है उसको हम सेम वाली भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? सेम वाली भूमि कहते हैं। तो सेम से खेतों में पानी भरा भरा जाता है और भूमि जो है वो कृषि योग्य नहीं रहती, मतलब उसमें कृषि नहीं की जा सकती। तो देखिए सेम क्या है? एक घास की किस्म है, एक मिट्टी की किस्म है, एक बीमारी है, या जलमग्नता की क्या है? समस्या है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सेम जो है ये जलमग्नता की क्या है? एक समस्या है। मतलब इससे खेतों में लंबे समय तक पानी भरा हुआ रह जाता है, भूमि के अंदर नहीं जा पाता और भूमि कृषि योग्य नहीं रह पाती है। क्योंकि जब ये होती है तब तो ये दलदली होती है और जब पानी नहीं होता है तो ये एकदम से क्या हो जाती है? सूख कर कठोर हो जाती है और एक बार सिंचाई करने से ही पानी इसमें भर जाता है, भरा हुआ रह जाता है। अगला क्वेश्चन है सदाबहार वन निम्न में से पाए जाते हैं। कि चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से कौन से स्थान पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार प्रकार के वन जो हैं ये इन ऑप्शनों में कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इन वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। देखिए देश के ऐसे क्षेत्र हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन सभी क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। दोस्तों इन वनों को सदाबहार क्यों कहा जाता है? मतलब सामान्यतः हम यही कहते हैं कि भाई वर्ष भर हरे भरे रहते हैं इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो वन होते हैं ये वन अलग अलग प्रजाति के वन होते हैं। ये पेड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की प्रजाति के पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां गिराने का समय क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे इस बार मार्च के महीने में इस वृक्ष से पत्तियां गिराई हैं तो ये दोनों अपने मार्च के महीने में पत्तियां नहीं गिराते हैं। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा दिखाई देता है? हरा भरा दिखाई देता है। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? सदाबहार वने कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सघन होती हैं, यहाँ भूमि पर बेल होती है और पेड़ बड़े सघन, कहीं कहीं तो इतने सघन होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। और राज्य में ऐसे जो वन है वो माउंट आबू में है, क्योंकि माउंट आबू में इन सभी ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये जो अपने सामने चार ऑप्शन है इन सभी ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू में होती है। इसी वजह से माउंट आबू में कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का हरा सोना निम्न में से कहा जाता है कि निम्न में से कौन से पेड़ को आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आदिवासियों का हरा सोना है वो क्या है? बांस है। क्या है?
बांस, क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाला वृक्ष है और ये बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है, इनके घन वनों में पाए जाने वाला एक पौधा जो क्या है, बांस है। और इसे कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना, क्योंकि आदिवासियों की अधिकांश आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो बांस के पौधे के द्वारा ही होती है। उनके घर या उनके बने हुए उपयोगी जो सामान है वो सभी बांस के द्वारा ही बनते हैं, इसी वजह से इनको आदिवासियों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बीहड़ भूमि सर्वाधिक है? बीहड़ भूमि, चंबल के बीहड़ आपने नाम सुना होगा, चंबल की उत्खात सलाकृति, चंबल का उबड़ खाबड़ भाग, चंबल के बीहड़। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन से जिले ऐसे हैं जिनसे चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो एक तो सवाई माधोपुर से और एक कौन से, धौलपुर। दोनों ही जिलों से चंबल नदी प्रवाहित होती है, लेकिन इन दोनों में सर्वाधिक जो बीहड़ है, इन दोनों में सर्वाधिक जो बीहड़ है वो कहाँ पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। इसलिए कि ये सवाई माधोपुर, इसका ऑप्शन होगा कि सवाई माधोपुर में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? बीहड़ भूमि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बबूल, खजूर, कदम्ब के वृक्ष बहुतायत में निम्न में से कौन सी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? मैंने आपके सामने कुछ अभ्यारण्यों के नाम लिखे हैं, इसमें से कोई एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें बबूल, खजूर और कदम्ब के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों केवला देव अभ्यारण्य जो भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में है, वहां पर बबूल, खजूर और कदम्ब के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों केवला देव जो अभ्यारण्य है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजाति जो है वो पाई जाती है। तो वो केवला देव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है, और इसे केवला देव कहा जाता है क्योंकि इस अभ्यारण्य में किसका मंदिर स्थित है? शिव का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेवण, बूर, धामण क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आप एग्जाम में आते हैं कि सेवण, बूर और धामण क्या है। ये सभी पक्षियों की कोई प्रजातियां हो सकती हैं, ये सभी कोई घास के प्रकार हो सकती हैं, ये सभी कोई पशुओं की नस्लें हो सकती हैं, या फिर ये कोई गाय की नस्ल है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, यहाँ सेवन एक घास है, बूर भी क्या है? एक घास है, और धामन भी क्या है? एक घास है। ये सभी घास के क्या है? प्रकार है। ये सभी किसके प्रकार है? ये सभी घास के प्रकार है, सेवन, बूर, घास, धामन और घास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कि इनमें से घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहती हैं? तो दोस्तों राजस्थान में घास के मैदानों को क्या कहती हैं? बीड़ कहते हैं। क्या कहती हैं? बीड़। खादर आपको पता है कि जो बाढ़ के मैदान होते हैं, जो नवीन जो मृदा होती है या नवीन बांगर जो होते हैं, नवीन जो मिट्टी होती है उसको क्या कहती हैं? खादर कहते हैं। सेम के बारे में मैंने आपको बताया, लंबे समय तक खेतों में पानी भरा रहता है। और बरखान जो होते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में अर्धचंद्राकार बालू रेत के टीले होते हैं, तो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। और राजस्थान में घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बीड़ के नाम से जाना जाता है। बीहड़ तो वो उत्खात भूमि होती है जो चंबल के क्षेत्र में है, और बीड़ जो होते हैं वो राजस्थान में घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। खादर जो है वो नवीन जलोढ़क होते हैं। ठीक है, नवीन कांपी मिट्टी होती है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। सेम, लंबे समय तक खेतों में पानी भरा रहना। बरखान मरुस्थलीय क्षेत्रों में अर्धचंद्राकार बालू रेत की जो टीले होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। और ये सभी प्रकार के जो बालू रेत की टीले होते हैं उनमें सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने का काम है वो 1 अगस्त 2010 को किया गया। क्या किया गया? 1 अगस्त 2010 को। और इसी समय राज्य सरकार ने राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग से मुक्त घोषित कर दिया गया। वैसे ये राज्य पर्यावरण नीति जो 2010 थी, राज्य पर्यावरण नीति जो 2010 है, उसके तहत ही राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग जो है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। और इस समस्या से निपटने के लिए ही प्लास्टिक कैरी बैग को बैन घोषित कर दिया या इसे प्रतिबंधित घोषित कर दिया 1 अगस्त 2010 को। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े कह सकते हैं अपन, रेशम के कीट
कि इनमें से कौन से वृक्ष पर पाले जाते हैं? अर्जुन, सहतूत, नीम या एक और दो ऑप्शन दोनों। तो दोस्तों अर्जुन और सहतूत के जो वृक्ष होते हैं इन वृक्षों पर रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम के कीड़े इन पर पाले जाते हैं और उनसे निकलने वाला जो लार है उसी से रेशम तैयार किया जाता है। तो अर्जुन और सहतूत, ऑप्शन डी सही होगा। अर्जुन और सहतूत है उस पर रेशम कीट का पालन किया जाता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप है, टेलीग्राम एजुकेशन ग्रुप है या फिर कोई फेसबुक ग्रुप है तो मेरा ऊपर दिया गया जो मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर को भी उसमें ऐड करें ताकि उन विद्यार्थियों को भी प्रतिदिन है इस तरह की वीडियो डाले जा सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।